एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल, भाई सब बहुजन। आजकल खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का किताब के बारे में लोगों को सच बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं, ये बात पर्दाफाश करने के लिए मैं आप लोगों का सामने आया हूं। सोशल मीडिया में ये चर्चा है, आए दिन बुद्धिजीवी बहुजन समाज पार्टी को कोस रहे हैं। आए दिन बुद्धिजीवी शेड्यूल कास्ट में जन्मे में हुए, शेड्यूल ट्राइब में जन्मे हुए बुद्धिजीवी खुद को बुद्धिजीवी डिक्लेयर करके रखे हैं। बाबा साहेब ये बताए वो बताए, बाबा साहेब का नाम लेते हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। चंद्रभान और प्रोफेसर रतनलाल का एक इंटरव्यू में देख रहा था। उस इंटरव्यू में चंद्रभान रतनलाल को इंटरव्यू ले रहे थे। किसके? यूट्यूब चैनल पर, प्रोफेसर रतनलाल का अंबेडकर नामा पर। वो इंटरव्यू इतना हास्यास्पद लग रहा था। इतने बड़े बुद्धिजीवी खुद को कहते हैं, सिर्फ ये बसपा को कोस रहे थे, बहुजन मिशन को कोस रहे थे और बाबा साहेब अम्बेडकर दादा साहेब कांशीराम को कोस रहे थे। दादा साहेब कांशीराम गलत कर दिए। दादा साहेब कांशीराम का लिखा गया चमचा युग के बारे में भी कोस रहे थे। जो किताब में दादा साहेब कांशीराम चमचा युग किताब में बहुत सारे बात लिखे हैं, इतने बड़े महापुरुषों को ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। और चमचा युग में दादा साहेब कांशीराम ये लिखे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को चमचा बोले। कौन सा संदर्भ में ये बात दादा साहब कांशीराम उस वक्त बोले होंगे, इनको समझना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और प्रोफेसर रतनलाल, चंद्रभान, उसके साथ आप राहुल नागपाल का बात भी सुनते होंगे। मतलब कितना नेगेटिव बात बता रहे हैं। बहुजन समाज इसके लिए गुमराह होना नहीं चाहिए। प्रोफेसर रतनलाल का मन है, वो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस में वो ज्वाइन कर सकता है, उनका मर्जी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को क्रिटिसाइज करना ये कितना जायज है वो भी सोचना बहुत जरूरी है। कभी भी सवर्ण बीजेपी को नहीं कोसता, कभी भी कांग्रेस का सवर्ण कांग्रेस को कभी नहीं कोसता। वो ये जानते हैं कांग्रेस का मजबूती ही सवर्णों का मजबूती है, बीजेपी का मजबूती ही सवर्णों का मजबूती है। ये दो सवर्णों का बड़ा नेशनल पार्टी है। ये भी बात बताते हैं कांग्रेस का पीरियड में ही बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ हुआ, नौकरी मिला, चाकरी मिला, ये बात बताते हैं। तनिक सोचिए आप लोग, पुनः पैक्ट में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब जब हमारा लोगों के लिए अधिकार लाए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का तमाम लीडर और गांधी एंड हिज कंपनी बाबा साहेब को हराने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे अड़चन डाले। ये मुस्लिम लीग को भी महात्मा गांधी जी बताए, आप लोगों का 14 पॉइंट, यानी 1929 में मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीडर ने कांग्रेस के सामने मांग रखी थी, उनका 14 पॉइंट डिमांड रखी थी, लेकिन कांग्रेस उस वक्त मना कर दिए थे। लेकिन 1932 में ऐसा क्या आफत आ गया, कांग्रेस ऑफर करने लगा मुस्लिम लीग को उनका 14 पॉइंट शर्त को मानने के लिए। वो शर्त क्या था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ये कह रहे थे अंबेडकर को विरोध करो ताकि मुसलमान को 14 पॉइंट अधिकार हम दे देंगे, हम धन्यवाद देंगे मुस्लिम लोगों को। बाबा साहेब अम्बेडकर इसीलिए इन लोगों को थैंक यू बताते हैं। मुस्लिम लीग ने ये बताया किसी का कुर्बानी से हम अधिकार लेना नहीं चाहते, किसी को हलाल करके हम अपना अधिकार लेना नहीं चाहते। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा कोई नुकसान नहीं किए तो हम उनका हक और अधिकार को नहीं छीनेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जीत गए और हमारे लिए अधिकार लाए। सोचिए कितना
खतरनाक स्थिति से होंगे बाबा साहेब, कितना डिफिकल्टी फेस किए होंगे। एक तरफ पूरा सवर्ण लीडर, दूसरी तरफ मुसलमान को भी वो बरगलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। मुसलमान उस वक्त बाबा साहेब के खिलाफ नहीं गए। आजकल रतन लाल जी बता रहे हैं हम बीजेपी तो नहीं गए ना, कांग्रेस में गए। बाबा साहेब अम्बेडकर ना कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे ना बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। प्रोफेसर रतनलाल जी ये भी बताते हैं बाबा साहेब कांग्रेस में रहकर काम किए। बाबा साहेब कांग्रेस का सदस्य भी नहीं बने थे, ये मजबूरी था उस वक्त का कांग्रेस को। देश गढ़ने के लिए बाबा साहेब को बुलाया गया, ये मजबूरी था देश को। उनसे बड़ा होनहार, उनसे बड़ा विद्वान भारत में कोई पैदा ही नहीं हुआ था। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान लिखने के लिए मजबूर हो गए हैं। जब ये लोग, इन लोगों को लिखने के लिए नॉलेज होता तो बाबा साहब को ये लोग नहीं पूछते। बाबा साहब अपने काबिलियत पर, अपनी ताकत पर संविधान सभा में उनका हुनर दिखाए और संविधान लिखे। कोई कांग्रेस का दया नहीं था। आइए हम रतनलाल का, प्रोफेसर रतनलाल का बारे में उनका डिबेट को, उनका उनका जुक्ति जो रखते हैं उनको काटने के लिए हम कोशिश करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं, उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में पेज नंबर 389 में क्या कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। ये बात 24 एंड 25 अप्रैल 1948 लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सामने ये बात बताते हैं। बाबा साहेब कहते हैं द कांग्रेस, the scheduled caste cannot capture political power by joining the कांग्रेस। मतलब शेड्यूल कास्ट लोग कांग्रेस में शामिल होकर कभी भी राजनीतिक क्षमता कैप्चर कर नहीं सकते। इट इज बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ वी एंटर द कांग्रेस वी विल बी ए मैर ड्रॉप इन द ओशन। बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग, हमारा कोई भी विद्वान, कोई भी व्यक्ति वहाँ ज्वाइन हो गया तो एक समंदर का, मतलब एक बूंद की तरह हो जाएगा। समंदर का पानी में एक छोटा सा पानी का बूंद, मतलब एक ड्रॉप वाटर जैसा हो जाएगा। मतलब उनका सत्ता ही वहाँ कुछ नहीं, उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो आप शेड्यूल कास्ट लोग और शेड्यूल ट्राइब लोग कांग्रेस में ज्वाइन करके कभी भी हमारा भला होने वाला नहीं है। बाबा साहब ये क्या बात कहते हैं। और बाबा साहब ये भी कहते हैं कांग्रेस मैन हैव ग्रेट प्राइड एंड कैन नॉट रेज अवर सेल्फ बाय ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस का जितने भी लीडर है ये बहुत प्राइड है, वहां रहकर हम हमारा अधिकार के लिए अपना वॉइस रेज कर नहीं सकते, वो हम हमारा वॉइस को दबा देंगे। रतनलाल जी कांग्रेस में शामिल हो गए, उनसे बहुत बड़ा लीडर बाबू जगजीवन राम भी कांग्रेस में शामिल हुए, बाबा साहब का खिलाफ रहे। मिला क्या भारत को? बाबू जगजीवन का राम का द्वारा क्या मिला? बाबा साहेब को उस वक्त मदद कर देते तो शायद बाबा साहेब भारत का प्रधानमंत्री बन जाते। बाबा साहेब अम्बेडकर इतना विद्वान थे, जब हम कंपेयर करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब अम्बेडकर को, बाबा साहेब अम्बेडकर एक स्कॉलर है, क्वालिफाइड स्कॉलर है उस वक्त, और आज भी उनका जगह कोई फिलअप कर नहीं पा रहे हैं। उनके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू टिकने वाले नहीं थे। तो सोचिए, तो उस वक्त काजलकर बाबा साहेब के खिलाफ गए, कांग्रेस ने काजलकर को खड़ा करके बाबा साहेब को हरवाया। काजलकर को क्या मिला और उनका समाज को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बाबा साहेब अम्बेडकर हार कर भी समाज के लिए बहुत कुछ दे दिए। हार कर भी उनका नॉलेज, इतना नॉलेज था, उनका सामने कोई टिक नहीं पाते थे। तो सोचिए, ये इस बात खंडन कर रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस में जाने के लिए मना कर रहे हैं। खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाले व्यक्ति कैसे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं? हम जानते हैं प्रोफेसर रतनलाल जी 113 स्पीच वॉल्यूम 17 पार्ट 3 389 पेज वो पढ़े होंगे, लेकिन ये बात हमारा लोगों को वो नहीं बताएंगे। बाबा साहब ये भी कहते हैं वी विल ओनली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर एनिमी बाय ज्वाइनिंग द कांग्रेस। हम कांग्रेस में ज्वाइन हो गए मतलब हम किसको ताकतवर बना रहे हैं? हमारा दुश्मन को, शेड्यूल कास्ट को नहीं, शेड्यूल ट्राइब को नहीं। प्रोफेसर रतनलाल साहब कांग्रेस में ज्वाइन तो हो गए, वो ताकत किसको बना रहे हैं? आज का तारीख में कांग्रेस को ताकतवर बना रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को नहीं, शेड्यूल ट्राइब का नहीं।
शेड्यूल कास्ट का कोई भला होने वाला नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का कोई भला होने वाला नहीं है। ये बात खुलकर लिख रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर उनका किताब में। हम कैसे मानेंगे, कैसे हम भरोसा करेंगे प्रोफेसर रतनलाल का बात को? प्रोफेसर रतनलाल साहब ये भी बताते हैं, मेरे पास 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाइए ना, हम परिवर्तन कर देंगे। ये पागलपन है। 5 लाख नहीं, 10 लाख लोग भी आपका साथ इकट्ठा हो जाएंगे कांग्रेस का बैनर में, लेकिन बहुजनों का कुछ होने वाला नहीं है, शेड्यूल कास्ट का कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहेब इसीलिए ये भी बताते हैं हम लोगों को, शेड्यूल कास्ट को अपना पावर अचीव करने के लिए बाबा साहेब बताते हैं पॉलिटिकल पावर इज द की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस। सामाजिक प्रोग्रेस के लिए राजनीतिक ताकत ही सबसे बड़ा क्षमता है। एंड द शेड्यूल कास्ट कैन अचीव देयर सल्वेशन बाय द कैप्चरिंग दिस पावर बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू ए थर्ड पार्टी and holding the balance of power between the rival political party कांग्रेस एंड सोशलिस्ट। बाबा साहेब अम्बेडकर वॉल्यूम 17 पार्ट 3 का 113 स्पीच में ये बताते हैं पॉलिटिकल पावर ही हमारा हर कोई प्रॉब्लम का सॉल्व करेगा। इसलिए हम लोगों को कैप्चर करना है पॉलिटिकल पावर और थर्ड फ्रंट बनाना है, थर्ड फ्रंट ताकत बनाना है, थर्ड पार्टी बनाना है, ताकि ये कांग्रेस को और सोकल सोशलिस्ट को, इन दोनों को हम मुकाबला कर सके। बाबा साहेब ये बात भी बताते हैं कांग्रेस इज ए बर्निंग हाउस एंड वी कैनॉट बी प्रोस्पेरियस बाय एंटरिंग इन इट। कांग्रेस एक जलता हुआ महल है, वहां घुसकर हम कभी भी हमारा समाज को प्रस्पुरियस कर नहीं सकते, हमारा समाज का भला कर नहीं सकते। हम वो तो जलते हुआ महल है, उस महल में जब हम भी जाएंगे हम भी जल जाएंगे और हमारा समाज को भी जला देंगे। तो कितना खुलकर बाबा साहेब अम्बेडकर लिख रहे हैं 389 पैराग्राफ पेज 389 पैराग्राफ 2 में। फिर बाबा साहेब कहते हैं आई शैल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इट इज रूइंड इन कपल ऑफ द ईयर। मैं आश्चर्य नहीं हो जाऊंगा कुछ साल के बाद कांग्रेस खत्म हो जाने से। मतलब कांग्रेस इतना ताकत है, वो खत्म हो जाएगा उस वक्त। बाबा साहब कहते थे वो खत्म होने से भी मुझे कुछ आश्चर्य होने वाला नहीं, उनको तो खत्म ही कर दिए बाबा दादा साहब कांसीराम। कांग्रेस को घुटने के बलबूते पर लाके खड़ा कर दिए कांसीराम साहब, बहन मायावती। कांसीराम साहब ये भी उनका भाषण में बताते थे मैंने कांग्रेस को द्रौपदी की तरह नंगा कर दिया। अभी प्रोफेसर रतनलाल वहां जा रहे हैं, गए हैं कांग्रेस को ताकत दिलाने के लिए, बहुजन समाज को नहीं। बाबा साहब खुलकर बोले हैं ये बात। बाबा साहब ये भी कहते हैं सोशलिस्ट हैव कम आउट ऑफ द कांग्रेस दैट विल बी सर्टेनली वीकन द कांग्रेस। जो सोशलिस्ट थॉट करने वाले लोग कांग्रेस छोड़ देंगे, आएंगे और कांग्रेस कमजोर होगा। कांग्रेस को तो छोड़ के लोग बीजेपी चले गए, लेकिन उनका सुपुत्र बाबा साहब अम्बेडकर का सुपुत्र दादा साहब कांसीराम ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए पूरा जिंदगी उनको खपाना पड़ा। आज कुछ लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जाके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मतलब सोचिए समाज का कितने बड़े गद्दार है। इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। बाबू जगजीवन राम को भी इतिहास माफी नहीं करता, काजोलकर को कभी भी इतिहास माफ नहीं कर रहा है। उस वक्त इन दोनों गांधी का हरिजन जब बाबा साहब को साथ देते तो आज भारत का स्थिति दशा दिशा क्या होता, तनिक आप सोचिए। बाबा साहब ये भी कह रहे हैं 3rd पैराग्राफ में वी मस्ट ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ इनटू ए थर्ड पार्टी सो दैट इन केस द सोशलिस्ट एंड द कांग्रेस डू नॉट कमांड एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी they will come to our feet to beg our vote, and we can then hold the balance of power and dictate our own term to them for giving our political support। बाबा साहब कह रहे हैं हम लोगों को थर्ड फ्रंट बना, थर्ड ताकत बनाना है। आज थर्ड ताकत है भारतवर्ष में, और क्या चाहिए? एक नेशनल पार्टी है। तथा कथित बुद्धिजीवी कह रहे थे अभी बसपा था नेशनल पार्टी बचने वाला नहीं है, लेकिन अभी भी बरकरार है नेशनल पार्टी में, क्योंकि आज भी लोग बसपा में, करोड़ों लोग बसपा को वोट देते हैं।
ऐसे स्थिति में हमारा बुद्धिजीवी लोगों को, चंद्रभान जी, प्रोफेसर रतनलाल जी, राहुल नागपाल जी, जो मुखर होकर बसपा का गाली देते हैं, इन लोगों को बसपा में शामिल होकर उन्हें मजबूत करना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए। रातों रात इन लोगों को MP MLA बनना है। भाड़ में जाए समाज। आज जो भी हम बाबा साहब कह रहे हैं, जब हम यूनाइटेड होकर पावर करेंगे तो हमारा पॉलिटिकल ताकत होगा। जब हमारा पॉलिटिकल ताकत होगा तो ये लोग मेजोरिटी में नहीं आएंगे। कांग्रेस भी मेजोरिटी में नहीं आएगा और आप सोशलिस्ट भी मेजोरिटी में नहीं आएगा। ये हकीकत है। कांग्रेस भी मेजोरिटी में नहीं आएगा, बीजेपी भी मेजोरिटी में नहीं आएगा। जब भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग और मुस्लिम यूनाइटेड हो गए, OBC आ गए, तो सोचिए क्या होगा ये दोनों पार्टी का स्थिति। थर्ड फ्रंट का सामने आना ही पड़ेगा। ये लोग आएंगे, बाबा साहब ये बात कहते हैं, ये लोग आएंगे और वोट मांगेंगे, हमारा पास आके गिड़गिड़ाएंगे, तब हम हमारा ताकत दिखाएंगे और अपना अधिकार ले जाएंगे। आज ऐसी स्थिति आ चुका है कांग्रेस का। अब जल्दी ही बीजेपी का भी स्थिति आने वाला है। बीजेपी ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। बीजेपी पूरा भारतवर्ष में नंगा हो चुका है। EVM का खेल भी खत्म होने वाला है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज का बुद्धिजीवियों को सोचना होगा। एक नेशनल पार्टी बचा हुआ है, उन्हें बचाना है, सींचना है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर देंगे तो ये हकीकत है, 100% फैक्ट है। सो कॉल्ड सोशलिस्ट एंड सो कॉल्ड कांग्रेस और बीजेपी, ये सब बहुजन समाज का सामने आके भीख मांगेंगे। लेकिन ऐसे कुछ ताकत है जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अंबेडकर नामा भी चलाते हैं, बाबा साहब का बात कहते हैं, किताब का साथ बताते हैं। इसलिए मैं आज किताब का साथ आप लोग को बता रहा हूं। बाबा साहब का किताब ये ईशा बताता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में क्या बताया गया है और बुद्धिजीवी लोग हम लोगों को कैसे बुद्धू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। ये बात सबको समझ में आना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हर कोना में, भारत का हर कोना में इनको शेयर कीजिए।